Welcome to Quality Coaching Academy. डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स के डिस्कशंस में आते हैं और पहला क्वेश्चन है कि डीके कांस्टेंट का हाफ लाइफ के साथ, आप बताएं डीके कांस्टेंट का हाफ लाइफ के साथ कौन सा रिलेशन है? तो इनवर्स है, आप जानते हैं। दो रीजंस हैं इसके। कितने रीजंस हैं? देयर आर टू रीजंस ऑफ दिस इनवर्स रिलेशन। इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है और दो रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि द डीके कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय हाफ लाइफ। तो देखो 0.693 इज अ फिक्स्ड फिगर, इट्स अ कांस्टेंट फैक्टर, और अगर ये कांस्टेंट है तो बाकी दो क्वांटिटीज के दरमियान इनवर्स रिलेशन लाइव होता है, एक्टिव होता है। ये तो एक छोटा सा रीजन। द सेकेंड रीजन इज डीके कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स द अनस्टेबिलिटी रेट। इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ अनस्टेबिलिटी। और जितना रेट ऑफ अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगा उतना जल्दी जल्दी डिसइंटीग्रेशन होगा, और जितना जल्दी जल्दी डिसइंटीग्रेशन होगा उतना हाफ लाइफ कम होगा। मेरी बात समझ गए हैं ना? सो डीके कांस्टेंट इज द रेट ऑफ अनस्टेबिलिटी, एंड इफ इट इज रेट ऑफ अनस्टेबिलिटी, तो जब डीके कांस्टेंट ज्यादा होगा तो अनस्टेबिलिटी क्या होगा? शाबाश, अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और जब अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो डीके का जो टाइम है, डीके का जो टाइम है वो क्या होगा? और जब डीके का टाइम कम होगा तो हाफ लाइफ डेफिनेटली कम होगा। ये इसमें करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन है 124। ये है द वेवलेंथ ऑफ बाल्मर्स फर्स्ट लाइन। बाल्मर के फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ क्या होगा? तो आप जानते हैं कि वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट और 1/p² माइनस 1/n²। ये इसका जनरल फार्मूला है। अब जब बाल्मर सीरीज कहा तो बाल्मर के लिए p की जगह क्या आता है? शाबाश, 2 आता है। अब सेकंड में ट्रांजिशन कहां से शुरू होते हैं? थर्ड से शुरू होते हैं। तो फर्स्ट लाइन का मतलब है बाल्मर का फर्स्ट लाइन मीन के p2 होगा, और फर्स्ट लाइन मीन के इसके बाद n क्या होगा? 3 होगा। यू हैव टू सॉल्व इट डियर स्टूडेंट। तो रेडबर्ग कांस्टेंट 1/4 माइनस 1/9 यही है। तो 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट, इनका एलसीएम आता है 36 आता है ना? तो यहां आ जाएगा 9 माइनस 4। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लैम्डा इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 5r। 36 डिवाइड बाय, क्या इसमें मौजूद है? नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। हमारा क्वेश्चन नंबर 125 आपके लिए, और 125 है द एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज अ फंक्शन ऑफ E इज इक्वल टू सिग्मा T का पावर 4। E इज इक्वल टू सिग्मा T का पावर 4। ये रेडिएशन की एनर्जी है। ये रिलेशन किसने दिया था? बताएं शाबाश। इट इज स्टेफन्स लॉ। इट इज कॉल्ड स्टेफन लॉ एंड सिग्मा इज द स्टेफन कांस्टेंट। ये स्टेफन कांस्टेंट है और स्टेफन लॉ है। सो अगर आप गौर से देखें तो स्टेफन कांस्टेंट इसमें फिक्स्ड होता है। अगर ये फिक्स्ड है तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन का वाहिद फंक्शन क्या है? टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कम ज्यादा होगा तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन भी ज्यादा होगा। अगर ये मार्कर ब्लैक बॉडी है, क्या है शाबाश? इफ दिस मार्कर इज अ ब्लैक बॉडी, फर्ज कर लेते हैं, और इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 1000 केल्विन है, तो इससे निकलने वाला रेडिएशन की एनर्जी कम होगी। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर 2000 केल्विन होगा तो फिर इससे निकलने वाले रेडिएशन में एनर्जी ज्यादा होगी। द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी इज अ प्योर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। व्हाई इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बॉडी? नोतासुबे शॉर्ट रीजन सवाई खाना। आप कहोगे सर बिकॉज सिग्मा इज कांस्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉडी। अगर ब्लैक बॉडी का नेचर चेंज भी हो जाए तो सिग्मा रिमेन्स सेम, सिग्मा रिमेन्स सेम। दैट्स व्हाई ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता। द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज ओनली टेम्परेचर, और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। इसका जो एक बार क्वेश्चन आया था, ऐसा कह सकते हो दैट इफ द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी बिकम 4 टाइम्स then what will be the increase in energy of radiation? क्या होगा? 16 होगा या 15 होगा? जब आपने increase कहा तो increase will be final minus initial। तो जब टेम्परेचर T था
तो इनिशियल एनर्जी E थी। जब टेम्परेचर 4 टाइम बढ़ गया तो इधर 4 लगाने से 4 का ये 4 है, सॉरी डबल ले लेते हैं। अगर 2 टाइम ऑफ टेम्परेचर आ गया तो 2 का पावर 4 क्या बनता है, 2 2 जार 4, 2 बार 2 और 4 2 जार 8 और 8 2 जार, तो इट मीन 16 टाइम्स हो जाएगी एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी E है और फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 16E। सो द डिफरेंस या द इंक्रीज विल बी 15E। मेरी बात समझ गए हैं? व्हेन टेम्परेचर बिकम डबल, when black body's temperature become double, the increase in energy will be 15 times। समझ गए हो? increase 15 times होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वक्त ए है 126 माय डियर स्टूडेंट्स, एंड 126 क्या कह रहा है, इफ डीके कांस्टेंट ऑफ एन एलिमेंट इज एक्स। इसमें आप 2 का कहोगे तो अच्छी बात यह है कि आप ऐसे लिखो कि एलिमेंट एक्स है, एलिमेंट का सिंबल एक्स है। फिर कहा कि इसका एटॉमिक नंबर जो है दैट इज, सॉरी एटॉमिक नंबर की बात नहीं की गई, एलिमेंट डिनोटेड बाय Z, ठीक है। द डीके कांस्टेंट जो है, डीके कांस्टेंट का सिंबल है Z। Z इज द सिंबल ऑफ डीके कांस्टेंट, लफ्जों और सिंबल का खेल है। जबकि हाफ लाइफ का जो सिंबल दिया है वो आपसे कह रहे हैं कि दैट इज A, तो करेक्ट फॉर्म क्या होगा, करेक्ट फॉर्म इनके लिए क्या होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है कि डीके कांस्टेंट, लफ्ज लिखा करें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। डीके कांस्टेंट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाय हाफ लाइफ। कुछ समझ आ रही है? ये इक्वेशन है जो मैंने इधर लिखा है, लेकिन 0.693 को हम नेचुरल लॉग ऑफ 2 भी कह सकते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ 2 मालूम करें तो 0.693 बन जाता है। यही रिलेशन मैंने लफ्जों में क्यों लिखा, क्योंकि मुख्तलिफ लफ्जों को मुख्तलिफ सिंबल दिए, ऑथेंटिक या स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है इस क्वेश्चन में। अब बताएं डीके कांस्टेंट का सिंबल क्या है, तो मैं डीके कांस्टेंट की जगह क्या लिखूंगा, जी। नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपनी जगह पर, और हाफ लाइफ का सिंबल क्या है, तो द करेक्ट फॉर्म अगर एलिमेंट x हो, डीके कांस्टेंट z हो और हाफ लाइफ a हो, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन विल बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ठीक है, क्योंकि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि अगर मैं a को इधर ले आऊं और z को उधर ले जाऊं तो इट विल बी इक्वल टू a इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाय z। इट मीन करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। आसान बात क्या है, आसान बात ये है, आसान डिटेक्शन क्या है, शाबाश। ए वाली गलत थे, तस्वेले शिराता तस्वो सर ऑप्शन ए की एक्स रागले दे, और एक्स एलिमेंट रिप्रेजेंट कई, हाफ लाइफ या डीके कांस्टेंट न रिप्रेजेंट कई, और पदी रिलेशन की यो डीके कांस्टेंट थे यो हाफ लाइफ थे, नुमुंग लदा सिंबल पकार दी चाहिए द डीके कांस्टेंट यो द हाफ लाइफ, द एलिमेंट सिंबल पदी इक्वेशन की नहीं यूज कीगी। एलिमेंट का सिंबल इस इक्वेशन में यूज नहीं होता और x इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट, लिहाजा x इस इक्वेशन में नहीं आ सकता। ऑप्शन ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी ही ठीक है। समझ गए हो? नेक्स्ट 126 क्लियर। लेट मी पुट क्वेश्चन नंबर 127 डियर स्टूडेंट्स, और 127 है कि 2 रेडियाएं हैं, 2 रेडियो एक्टिव सैंपल्स हैं ए और बी, हैविंग रेशियो ऑफ हाफ लाइफ इज T/2/3। कहते हैं कि एक एलिमेंट है उसका हाफ लाइफ T1 है और दूसरा एलिमेंट है उसका हाफ लाइफ T2 है, दोनों के हाफ लाइफ का रेशियो 2/3 है। तो आप बता दें व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन देयर डीके कांस्टेंट, λ1 और λ2 का रिलेशन क्या होगा? तो आप बच्चे नहीं हो, समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने खुद बताया कि दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है। सो बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन, आप गौर करें मैं क्या कह रहा हूं, अगर T1/T2 है तो मैं इसकी जगह λ1/λ2 लूंगा, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ का रिलेशन इनवर्स है, और इनवर्स का मतलब है कि इनका जो आंसर होगा उसको उल्टा करोगे तो इसका आंसर बनेगा, बिकॉज इन दोनों का आप इसमें कौन सा रिलेशन है। सो बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशन डियर स्टूडेंट्स, ये 2/3 की जगह हम क्या लिखेंगे, हम 2/3 की जगह 3/2 लिखेंगे। करना मैंने इसको उल्टा क्यों लिखा, बिकॉज हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट का कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। अब जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2λ1 के पास आ जाएगा और 3λ2 के पास। सो द ऑप्शन करेक्ट विल बी डबल ऑफ λ2 इज 3 टाइम्स ऑफ λ3। 2 टाइम ऑफ λ1 इज 3 टाइम्स ऑफ λ2, शायद मैंने गलत बोला। 127 में माय डियर स्टूडेंट्स 2λ1 3λ2, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी सही है।
128 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इफ 12.5% ऑफ ए सैंपल इज अनडिकेड द ड्यूरेशन इज, अगर 12.5 अनडिकेड है, मुझे बताएं डीके कहां से शुरू होता है। वेट, हाँ बोले, शाबाश, मुझे याद है वो आखिरी लेक्चर में तुम मौजूद थे। 100% से कहां से शुरू होता है? 100। जब भी रेडिएक्टिविटी या डीके की बातें हों तो 100% से शुरू होता है। मैं 100 से शुरू कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स। 100% से आगाज ले लिया, 100% से स्टार्ट ले लिया। अब ये कहते हैं कि कितना अनडीके है? 12.5। तो 100 से शुरू करें और 12.5 तक जाएं तो आप कहें सर पहला झटका इसको क्या बनाएगा? 50%। दूसरा झटका इसको क्या बनाएगा? दूसरा झटका इसको 25% बनाएगा। और माय डियर स्टूडेंट तीसरा झटका इसको क्या बनाएगा? 12.5%। लिहाजा 100 से 12.5 तक आने में कितने हाफ लाइफ गुजरते हैं? 3 हाफ लाइफ। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी, इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 129। द कौन क्वेश्चन हो? द 129 मा सॉल्व को। अच्छा, ये जो मैंने सॉल्व किया ये 129 था और जो दरमियान में आपने छोड़ दिया वो 128 है, ठीक। तो 128 पे बात करते हैं। द डिफरेंस इन रेडियाई ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट हाइड्रोजन ऑर्बिट इज, क्या होगा? आसान है ना। तो जनाब 128 में आपसे कह रहे हैं कि R3 और R1 में मुझे डिफरेंस बताओ, तो मेरे ख्याल में आप सबको आना चाहिए, बहुत आसान है। आप कहें सर R3 होता है 9 टाइम्स ऑफ R0, जानते हो ना, where R0 is the Bohr's radius. It is called the Bohr's. What is the value of Bohr's radius? 0.53 angstrom. 0.53 angstrom या 0.53 into 10 raised to the power minus 10 मीटर। Anyhow, R3 9, R0 है और माइनस R1 कितना है? शाबाश, सिर्फ R0। तो दोनों का जो डिफरेंस बनता है that is 8 times of R0. The correct option is that the difference between R3 and R1 are 8 times of R0. Now 129. Question number 129. वो क्या होगा? दाखुश होगा ना 129। पता दरा तो सड़िया गोरा भरता 130 को देखें। The rate of decay of an element is 4 becquerel. Rate of decay of an element is 4 becquerel, ठीक है। What will be the rate of decay after 2 half lives? शाबाश। What is the relation of rate of decay and number of half lives? That's why. सोचें, सेंटेंस दोबारा सुने। What is the relation of rate of decay and number of half life? Half life नहीं, there is no relation with rate of decay and half life. Number of half life, inverse. कि सुमरा ज्यादा हाफ लाइफ तीरीगी, अब कमरा बरेट ऑफ डीके कमी। समझ आ गई है? मैं समझाऊंगा, गौर से देखे, इधर इस क्लास से समझा सकता हूं। फर्ज करो अभी ये पूरा हॉल रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ठीक, और ये पूरा स्टूडेंट या न्यूक्लियाई से भरा हुआ है। इनिशियल न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा न्यूक्लियाई का मतलब है कि अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, एक्सेस ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो रेट ऑफ डीके ज्यादा होगा। जल्दी जल्दी न्यूक्लियाई इमिशन करेंगे और डीके होंगे, खत्म होंगे। अब गौर करें, अभी कोई हाफ लाइफ नहीं गुजरा तो तादाद 1000 है, तो रेट ऑफ डीके ज्यादा है। फिर एक हाफ लाइफ गुजर गया तो तादाद आधी हो गई, तो रेट ऑफ डीके भी आधा हो जाएगा। फिर 2 हाफ लाइफ गुजर गए तो तादाद और कम हो गई, तो रेट ऑफ डीके और कम हो जाएगा। फिर तीसरी हाफ लाइफ गुजर गई तो तादाद और कम हो गई, अनस्टेबिलिटी और कम हो गई, एक्सेस ऑफ एनर्जी और कम हो गया, तो रेट ऑफ डीके और कम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे हाफ लाइफ की तादाद बढ़ती है वैसे वैसे रेट ऑफ डीके क्या होता है? कम होता है। सो द सोल्यूशन फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 130 का सोल्यूशन फैक्टर आपकी खोपड़ी शरीफ में क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? शाबाश। आप कहेंगे सर रेट ऑफ डीके, ऐसे बोलें, रेट ऑफ डीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर, में हाफ लाइफ नहीं कह रहा, वो गलत होगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। समझ आ गई है? अगर हाफ लाइफ ज्यादा गुजरेंगे तो रेट ऑफ डीके कम होगा,
अब जनाब अगर 2 हाफ लाइफ गुजर गए तो रेट ऑफ डिके 2 बार कम हो जाएगा। अब बता, समझ आ गई है ना? आसान है। अगर आपको सिर्फ ये रिलेशन समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए जस्ट 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ओनली 10 सेकंड विद 100% एक्यूरेसी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रेट ऑफ डिके 4 बेक्वेरल है। सुमरा दिखाना, रेट ऑफ डिके है 4 बेक्वेरल। रेट ऑफ डिके इज 4 बेक्वेरल। समझ गए हो ना? अब इनिशियल तासु देखो गोरी 4 बेक्वेरल है भाई। कैसे है? कितने हाफ लाइफ गुजर गए? 2। तो अगर 2 हाफ लाइफ गुजर गए तो इनवर्स रिलेशन मीन कि ये जो होगा ये 2 बार हाफ हो जाएगा। समझ गए हो ना? एक हाफ लाइफ से ये आधा हो जाएगा, फिर दूसरे हाफ लाइफ से दूसरी बार आधा हो जाएगा। तो 2 हाफ लाइफ के गुजरने का मतलब है कि ये 2 बार हाफ होगा। तो एक बार जब हाफ होगा तो 4/2 2, और फिर हाफ होगा तो 2/2 1। समझ आ गई है? सो माय डियर स्टूडेंट, इसका रेट ऑफ डिके कहां आ जाएगा? 1 बेक्वेरल पे आ जाएगा। अगर आप नहीं समझे हो तो दोबारा सुन ले। ये है 130 का करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। मैं इस क्वेश्चन को आपके नाम दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, जरा गौर से देखिए। लेट मी एक्सप्लेन इट बाय अ डायग्राम। 130 पे हम बात कर रहे हैं। लेट मी कंसिडर इट इज अ रेडियो एक्टिव सैंपल। ठीक दिखाना, यहां पर इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव मिकदार मौजूद है और इसकी रेट ऑफ डिके मीन डेल्टा एन बाय डेल्टा टी, ये 4 बेक्वेरल है। अब ये जनाब एक हाफ लाइफ गुजर गई, 1 हाफ लाइफ पास्ट। इसका मतलब कि अब ये आधे मिकदार में मौजूद हो जाएगा, और जब आधे मिकदार में मौजूद होगा सो अनस्टेबिलिटी आधी हो जाएगी, एक्सेस ऑफ एनर्जी आधा, और जब एक्सेस ऑफ एनर्जी आधा तो रेट ऑफ डिके भी आधा। लिहाजा 4 बेक्वेरल से रेट ऑफ डिके कितने में आ जाएगा? ये 2 बेक्वेरल बन जाएगा। लेकिन जब एक और हाफ लाइफ गुजरेगा, एक अनदर हाफ लाइफ गुजरेगी, तो ये आधे का आधा रह जाएगा, और आधे का आधा मीन के अनस्टेबिलिटी एक बार फिर हाफ हो गई, और अनस्टेबिलिटी एक बार फिर हाफ हो गई तो रेट ऑफ डिके एक बार फिर हाफ हो जाएगा। लिहाजा ये 2 का हाफ कितना होता है? 1। समझ आ गई है? सो आफ्टर 2 हाफ लाइफ द रेट ऑफ डिके विल बी 1 बेक्वेरल इफ द स्टार्टिंग रेट ऑफ डिके वाज 4 बेक्वेरल। करेक्ट ऑप्शन सी है। समझ गए हो? 131। 131 क्या है जी? यही बात है, आप सही कह रही हैं, आप सही गेस कर रही हैं। 131 फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्टन सीरीज, पी क्या होगा? सो माय डियर स्टूडेंट, जब भी पास्टन सीरीज की बात होगी ना तो ये तो कंफर्म है कि पास्टन सीरीज में पी क्या होता है? 3, क्योंकि ट्रांजिशन 3rd ऑर्बिट में होगा। लेकिन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हमेशा n मस्ट बी इंफिनिटी। फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का जंप हमेशा कहां से होना चाहिए? इंफिनिटी से। व्हाई? व्हाट्स द रीजन? बिकॉज इंफिनिटी से जंप लगाएगा तो एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जब एनर्जी मैक्सिमम होती है तो वेवलेंथ मिनिमम होता है। जितना करीब से जंप लगाएगा तो एनर्जी कम होगी और वेवलेंथ ज्यादा होगा। सो द करेक्ट डेटा अबाउट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्टन सीरीज इज 3 अल्फा। करेक्ट ऑप्शन डी। 132 पे हमारी बात हो रही है। 132 करेक्ट फॉर्मेट फॉर स्पेक्ट्रल सीरीज इज लेमन, बाल्मर एंड पास्टन। तो दुनिया जानती है लेमन, बाल्मर, पास्टन। आप जानते हैं कि लेमन लाइज इन अल्ट्रावायलेट, बाल्मर लाइज इन विजिबल एंड पास्टन लाइज इन इंफ्रारेड। तो अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? इसमें करेक्ट ऑप्शन है 132 में बी। 133 हम डिस्कस कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को हमने इंक्रीज करना हो इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वी हैव टू इंक्रीज डैश ऑफ लाइट। सो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ, इट इज द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। किस चीज से रिलेटेड है? फ्रीक्वेंसी है। मुझे इसका कोई लॉजिकल रीजन बता दें। एक तो वो टॉपिक में प्रूफ है, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन या इक्वेशन, कोई लॉजिकल फौरन शॉर्टकट वाला तरीका मुझे बताओ कि फौरन मेरा ज़हन एक्सेप्ट करे कि सर वो इस वजह से ये इस तरह है। शाबाश। कोई एक छोटा सा सेंटेंस है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाँ बोले बोले जी, अब बोले प्लीज, फिर से बोले। नहीं डियर स्टूडेंट्स,
वो सेंटेंस जो मैं ढूंढ रहा हूं वो नहीं है, थोड़ा बहुत कैसे प्लांक क्वांटम थ्योरी में आप सही कह रही जी। सही कह सकते हो थोड़ा बहुत। मैं देखो द्री लफ्जों खबर अदा ते आया हाँ हाँ ये आप मुझे टॉपिक बता रहे हो ना, मैं चाहता हूं वो सेंटेंस जो हमारी कोपड़ी एक्सेप्ट करे ना अकल पर मुताबिक चाहिए और सेकंड की बस क्लियर सी आसान खबर। आसान बात ये है ना, इधर ऐसे बोले ऐसे सोचे, बस मुझे 3-4 लफ्ज बोलने हैं बस। काइनेटिक एनर्जी एनर्जी से आती है, किस चीज से आती है? ये एनर्जी है ना, तो ये एनर्जी से आएगी। एंड द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा चाहिए काइनेटिक, तो आपको फोटॉन की एनर्जी ज्यादा करनी होगी, और फोटॉन की एनर्जी इंटेंसिटी के साथ रिलेटेड नहीं है। किससे रिलेटेड है? समझ आ गई है? जैसे कि इन्होंने कहा क्वांटम थ्योरी, इनका आंसर सबसे ठीक था, समझ गए? आसान खबर अदा, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी है, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटॉन की एनर्जी से आएगी। जितना फोटॉन में एनर्जी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा काइनेटिक दे देगा, और जितना फोटॉन में एनर्जी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को कम काइनेटिक दे देगा। बट द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज नॉट द फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी, इट इज द फंक्शन ऑफ, लिहाजा हम फोटॉन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फोटॉन में एनर्जी बढ़ेगी, फोटॉन में एनर्जी बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा देगा। समझ आ गई है? तो सिंपल कॉन्सेप्ट। अच्छा 133 में फ्रीक्वेंसी है, और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स 133, ऑप्शन बी ठीक है। और 134 ये क्या है? अ रेडियो एक्टिव सैंपल डिकेड 50% इन टाइम टी, दिस इंटरवल विल बी इक्वल टू। जनाब जब डीके कितना हो मुझे बताएं? डीके 50% हो तो 50% मीन हाफ, और हाफ डीके का जो टाइम होता है हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे हाफ लाइफ कहते हैं। और आपने हाफ लाइफ का रिलेशन पढ़ा है कि इट इज नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाय डीके कांस्टेंट। तो जब डीके 50% हो तो टाइम हाफ लाइफ, लेकिन हाफ लाइफ कैन बी रिप्लेस्ड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाय लैम्डा। So the time of decay of 50% is natural log of 2 divided by decay constant, and the correct option in this question is 134 में बनता है C। 135 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और 135 है कि 3/6 of radioactive sample is decayed in 12 hours. The quantity undecayed after 24 hours will be। तो आपसे कहा जा रहा है कि 3/6 जो है ये डिके हो जाता है कितने आवर्स में? 12 आवर्स में। अब इससे हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। पहले हम हाफ लाइफ निकालते हैं, फिर मैं रेशो की तरफ चला जाऊंगा। ऐसा क्वेश्चन भी उस दिन आपसे किया था। एनी हाउ 3/6 डीके तो 12 आवर्स में होता है। पहले हाफ लाइफ मालूम करें। याद रखें ये 6 जो होता है ये हमेशा इनिशियल है, 6 नहीं जो नीचे होता है। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द इनिशियल क्वांटिटी, यहां से एक्टिविटी शुरू होती है। और ये ऊपर जो है ना माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इधर डिके हो तो इट मीन के 3 चले गए हैं, और अगर इधर अनडिके हो तो इट मीन के 3 रह गए हैं। समझ आ गई? अगर मैं आपके लिए लिखूं 3/6 अनडिकेड, इन दोनों में आपने फर्क समझना है। और मैं एक और जगह लिख लूं माय डियर स्टूडेंट्स के 3/6 डिकेड, 3/6 अनडिकेड और 3/6 डिकेड, तो दोनों में याद रखना ये 6 दोनों में इनिशियल है, यानी यहां से आगाज हुआ था। और अनडिकेड का मतलब है कि 6 में 3 बाकी रह गए। समझ गए हो? और डिकेड का मतलब है कि 6 में 3 चले गए। समझ आ गई? ये तो इत्तेफाक है कि ऊपर 3 और 3 सेम है, 3 चले गए तो 3 रह गए। लेकिन अगर मैं इधर 1 लिखूं और इधर 3 लिखूं तो इसका मतलब है कि 6 में से 1 चला गया है, 6 में से 1 अनडिकेड 6 में 1 रह गया है, 6 में 1 रह गया। और 6 3 डिकेड मीन 6 में 3 चले गए। समझ आ गई है? सो नीचे वाला हमेशा इनिशियल, ऊपर वाला रिमेनिंग भी हो सकता है
ऊपर वाला जाया शुदा भी हो सकता है। अगर डिकेड लिखा हो तो जाया शुदा, और अगर अनडिकेड लिखा हो तो रिमेनिंग। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में यहां 3/6 के साथ क्या लिखा है? डीके लिखा है, डिकेड लिखा है ना, तो इट मीन के 6 में 3 चले गए, तो आप 6 से शुरू करें, ये इनिशियल है, और 3 चले गए तो कितने रह गए? इट मीन के 6 में से 3 चले गए तो कितने रह गए? लेकिन 3 इज द हाफ ऑफ 6। जब 3 इज द हाफ ऑफ 6, तो जो टाइम है माय डियर स्टूडेंट, ये क्या है? इट इज हाफ लाइफ। लेकिन ये कह रहे हैं कि टाइम कितना गुजरा है, तो ये 12 आवर ही हाफ लाइफ है। ये 12 आवर क्या है? हाफ लाइफ है, क्योंकि 12 घंटों में आधी मिकदार जाया हो रही है, तो 12 घंटे क्या है? हाफ लाइफ। अब ये कह रहे हैं कि 24 घंटे गुजर जाएं तो कौन सा डीके जो है, कौन सा अनडीके सही है, कौन सा अनडीके सही है। मैं इस क्वेश्चन का एक एक ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूं, ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन याद रखें, स्टेटमेंट में डीके है और ऑप्शन में अनडीके मांग रहे हैं, और स्टेटमेंट में डीके ऑफ 12 आवर है और ऑप्शन में अनडीके ऑफ 24 आवर मांग रहे हैं। सो ये जितना आसान लग रहा है, ये उतना आसान है नहीं, इसमें बच्चे आसानी से धोखा खा सकते हैं। सो गौर करें, मैं ऑप्शन ए की तरफ आऊंगा, और 135 में ऑप्शन ए 1.5। तो देखिए जनाब 1.5 की तरफ आते हैं, ताकि हम क्वेश्चन दें। 135 देखा ना, हाँ ठीक है। 1.5 आगाज आपने कहां से लिया है? 6 से। तो जनाब 6 से 12 घंटों बाद कितने रह जाएंगे? 3, और 3 से फिर 12 घंटों बाद कितने रह जाएंगे? 1.5। इसका मतलब है कि आफ्टर 24 आवर 1.5 विल बी द, और हमसे भी क्या मांग रहे हैं? अनडिकेड मांग रहे हैं, तो ऑप्शन ए ही ठीक है। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन गलत है। कैसे गलत है? लेट मी डिस्कस इट। ये 3 है, तो आप जानते हैं कि 3 तो अनडिकेड होंगे आफ्टर 12 आवर, तो आफ्टर 24 आवर 3 नहीं होंगे, 3 से कम होंगे। अच्छा, सी ऑप्शन देखें। सी ऑप्शन मजा नहीं आया। मजा इस ऑप्शन का ये होता कि अगर मैं इसको रेशो में दे देता, बट अब ये ही क्वेश्चन ठीक है। 6 तो वैसे भी गलत है, 6 से आगाज हो चुका है, तो 24 घंटे बाद 6 तो हो ही नहीं सकते। 12 इंक्रीज कभी नहीं आ सकता, सो लॉजिकली भी 1.5 सही है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। यहां ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, लेट मी डिस्कस 136 और 136 क्या है? 136 है, इफ x represent the number of initial nuclei, then the nuclei decayed after 2 half lives। तो याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, डिकेड हमेशा होता है इनिशियल माइनस फाइनल। डिकेड का इक्वेशन है इनिशियल माइनस फाइनल, समझ रहे हो? अब बताओ कि डिकेड कितने हैं? इनिशियल इन्होंने कितना दिया? x, और 2 हाफ लाइफ के बाद फाइनल कितना होगा? 1 हाफ लाइफ के बाद फाइनल होगा x/2, तो 2 हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? x/4। देखो हो गई x/4। अब इनका डिफरेंस ले ले, सो यू विल गेट 3x/4, एंड द करेक्ट ऑप्शन अनडिकेड आफ्टर 2 हाफ लाइफ विल बी ऑप्शन डी 137। 137 क्या है? द substitutability की तरफ से पूरे एक गलत है आपका। ऐसा कोई है जिसमें अभी तक सारे ठीक हैं? अच्छा, जिसके एक गलत है वो बताओ, इनके अलावा सही है वो ठीक है। 137, what will be the frequency of photon? What will be the frequency of photon emitted as maximum wavelength of Lyman series? Frequency of photon maximum wavelength of Lyman series। गौर से देखें, पहले आपको ये बताना होगा कि हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। क्या मालूम करना है? We are going to find the frequency, not wavelength। लेकिन शर्त यह है कि ये फ्रीक्वेंसी में वेवलेंथ कौन सा होना चाहिए और कौन सा सीरीज होना चाहिए? लेमन सीरीज। तो जनाब तरीका ये है कि पहले आप मैक्सिमम वेवलेंथ मालूम करो, फिर फ्रीक्वेंसी के इक्वेशन में पुट करो। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज, तो आप कहोगे 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/, पी की जगह लेमन में पी की जगह क्या आता है? तो मैं 1² माइनस 1/n² है। लेकिन आपको बता चुका होगा, और मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की, फॉर मिनिमम वेवलेंथ इट विल बी इंफिनिटी, इट विल बी, लेकिन फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ इट विल बी नेक्स्ट टू पी, इट विल बी नेक्स्ट टू। अगर n की वैल्यू p के फौरन बाद पुट करोगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ, और अगर n की वैल्यू इंफिनिटी पुट करोगे तो मिनिमम वेवलेंथ। यहां नेक्स्ट टू p पुट करना है, बिकॉज वी डू नॉट
we do not require minimum wavelength, we require maximum. For maximum n will be next to p and next to p here is 2. समझ आ गई है? So my dear students, 1 over lambda Rydberg constant 1 over 1 minus 1 over 4. इसका LCM ले ले और lambda कैलकुलेट करें तो मेरे ख्याल में इससे आता है 4/3r. जानते हो ना, 4/3r. The correct wavelength, maximum wavelength of Lemon series is 4/3r. जमा बख्शाल खुदा राजी. अब फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है F is equal to C by lambda. जानते हो ना, तो इसमें पुट करो. इसमें क्या है, तो C divided by 4/3r, so 3rc divided by 4. The correct form is 3rc by 4. जगोरम ऑप्शन पर किश्ता कनिष्ठम मैं चेक कर ले. 3rc by 4 ऑप्शन डी बिल्कुल सही है. 138 क्वेश्चन नंबर 138 है और 138 क्या कह रहा है? 138 the spectrum of electromagnetic waves is composed of 7 सीरीज. कितने सीरीज पे होता है? 7 सीरीज. और जो 7 सीरीज है जनाब वो आप अच्छी तरह जानते हैं क्या क्या है. क्या क्या है शाबाश? माइक्रो, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रेज और गैमा रेज. दीज आर द 7 स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. 139 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें कहा जा रहा है बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव के कौन कौन सी बातें सेम है? इनका मास सेम है, यस. इनका स्पीड सेम है, यस. इनका वैल्यू ऑफ चेंज नहीं, ये चार्ज है. वैल्यू ऑफ चार्ज सेम है, वैल्यू ऑफ चार्ज सेम है, लेकिन नेचर ऑफ चार्ज सेम क्यों? क्योंकि जो बीटा पॉजिटिव होता है वो पॉजिट्रॉन है. क्या है? और जो बीटा नेगेटिव होता है वो, और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की ये सारी बातें सेम होती हैं. ऑल ऑफ दीज डी ठीक है, सिर्फ नेचर ऑफ चार्ज अपोजिट है. एक पर प्लस चार्ज है और एक पर माइनस. वैल्यू सेम है. अच्छा नेक्स्ट जो है 135 हो चुका है. दकम क्वेश्चन दे. 141 when ZXA emits 2 alpha. 140. अच्छा 140. If half life is 10 hours, ठीक था. How many nuclei will be there after 20 hours when initial are 1000? हाफ लाइफ कितना है मुझे बताएं? 10. तो बताओ 20 आवर्स में कितने हाफ लाइफ आते हैं? 2 हाफ लाइफ आते हैं ना. तो इन्होंने कहा कि 1000 से आगाज करे तो 2 हाफ लाइफ यानी 20 आवर्स के बाद कितने होंगे? तो 20 आवर्स मीन 2 हाफ लाइफ. तो 1000 के बजाय 5 और 5 के बजाय. सो अगर मैं इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करूं और मैं कहूं हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर डिकेड आफ्टर 2 हाफ लाइफ, तो 1000 से 250 रिमेनिंग है तो 750 डिकेड है. और अगर इसको और भी ट्विस्टेड करूं और मैं कहूं व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिकेड एंड अनडिकेड आफ्टर 2 हाफ लाइफ, तो यू हैव टू प्रोवाइड द रेशियो ऑफ 750 एंड 250. समझ आ गई? एंड द आंसर विल बी 3:1. एक ही डेटा से 3-4 किस्म के क्वेश्चन हम मॉडिफाई कर सकते हैं. 141 डियर स्टूडेंट्स. और 141 हमारा क्या है? व्हेन ये एलिमेंट है इसने 2 अल्फा इमिट किए, तो अब बताइए ये एलिमेंट क्या होगा? तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अल्फा इमिशन से एटॉमिक नंबर में -2 आता है और एटॉमिक मास में -4. अगर एक अल्फा होता तो एलिमेंट बन जाता Z-2 और A-4. लेकिन कितने अल्फा है? 2 अल्फा. तो 2 अल्फा की वजह से Z-4 और A-8. शाबाश. तो करेक्ट आंसर होगा Z-4 और A-8. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. याद रखिए 1 अल्फा इतनी कमी लाता है तो 2 अल्फा Z में कितना कमी लाएगा? 4. और A में कितना कमी लाएगा? 8. 142 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. और 142 कह रहा है द रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल मास एंड मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस सेम होता है. क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस का दूसरा नाम है. समझ गए हो ना? तो अगर मैं कहूं कि ऊपर मास ऑफ अल्फा ले रहा हूं और नीचे मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस ले रहा हूं, तो अल्फा और हीलियम का न्यूक्लियस एक ही चीज के 2 नाम है. लिहाजा इनका रेशियो ऑफ मास क्या होगा? 1 ही होगा, बिकॉज बोथ आर सेम कंस्टिट्यूएंट्स. तो ऑप्शन ए ठीक है. 143 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. 143 विच फिनोमेना इंप्रूव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी साबित हुआ कि लाइट पार्टिकल है. कॉम्पटन इफेक्ट से भी साबित हुआ. और प्लांक थ्योरी तो पहला स्टेटमेंट था कि लाइट या फोटॉन इज ऑफ पार्टिकल नेचर. तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है? ऑल ऑफ दीज. और करेक्ट ऑप्शन डी है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
144। 144 हमारा क्या है? द करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन बता सकते हो ना? कौन नहीं जानता भाई? E इज इक्वल टू एच एफ, सो दिस इंप्लाइज दैट F इज इक्वल टू E बाय एच। समझ गए हो? E बाय एच, वेयर E की जगह आप mc स्क्वेयर भी पुट कर सकते हो। सिर्फ दाना दे इस तरह भी लिख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी इज mc स्क्वेयर बाय एच एज वेल। समझ गए हो? सो mc स्क्वेयर बाय एच या E बाय एच बोथ आर करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन इसमें है सी ऑप्शन। ठीक है। 145 पे बात करूंगा। द वेवलेंथ ऑफ पास्टेंट सीरीज रिप्रेजेंट ट्रांजिशन फ्रॉम इंफिनिटी इज। इंफिनिटी से पास्टेंट सीरीज का वेवलेंथ क्या होगा? तो आप कहें सर 1 ओवर लैम्डा रेडबर्ग 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कीजिएगा, तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? तस वो सर 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1 ओवर पी की जगह पी पास्टेंट है तो 3 स्क्वायर माइनस 1 ओवर इंफिनिटी, इंफिनिटी इज 0, 3 स्क्वायर 9। जब इसको उल्टा करोगे तो इट इज 9 बाय आर। एंड द करेक्ट ऑप्शन डियर स्टूडेंट ऑप्शन ए सही है। 145 में ए ठीक है। अब हम 146 पे बात करें हैं। 146 क्या है? इफ द स्पेक्ट्रल इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 1 ओवर लैम्डा। ठीक है। आर इसके बराबर है द सीरीज कंसर्न इज पास्ट नहीं है ना? सिंपल P की जगह जब आपको 3 नजर आ जाए तो सीरीज कौन सा होता है? अगर P की जगह 3 है तो सीरीज मस्ट बी पास्टन। अब अगर N की जगह 5 हो तो सेकेंड फोटॉन ऑफ पास्टन, अगर N की जगह 4 हो तो फर्स्ट फोटॉन ऑफ पास्टन, और अगर N की जगह 6 हो तो थर्ड फोटॉन ऑफ पास्टन। लेकिन P3 हो तो ये पास्टन फोटॉन होंगे। समझ गए हैं? P2 हो गया तो बाल्मर फोटॉन, P1 हो गया तो लैमन फोटॉन एंड सो ऑन। 147 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। आपसे कह रहे हैं व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ Y। बताएं क्या होगा? पॉजिटिव बीटा के इमिशन से एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1। पॉजिटिव के इमिशन से एटॉमिक नंबर 1 कम होता है, नेगेटिव के इमिशन से एटॉमिक नंबर 1। यहां पॉजिटिव बीटा है डियर स्टूडेंट, तो एटॉमिक नंबर विल बिकम Z-1 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी। 148 a nucleus emitted a beta particle positive। ठीक है। what will be the ratio of atomic mass before and after emission? बीटा पार्टिकल का इमिशन एटॉमिक मास में कोई चेंज, तो एटॉमिक मास इमिशन से पहले और इमिशन के बाद सेम होगा, लिहाजा रेशो विल बी 1:1। शाबाश, 1:1। गलत हो रहे हैं कोई बात नहीं जनाब, आप सीख तो रहे हो ना, आप सीख तो रहे हो ना। कौन बोल रहा है? आप सीख तो रहे हो ना, सुन रहे हो, ये अच्छा है। समझ गए? कुछ लोगों को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, कुछ लोगों को इतनी ज्यादा गर्मी लगती है कि 2 क्वेश्चन के बाद चले जाते हैं। अब जब टेस्ट आएगा, फिर रिजल्ट जो आएगा, फिर उनके इतने लगातार कंटिन्यूस आंसू निकलेंगे और फिर रोते रहेंगे, सिस्टम को गालियां देंगे, वो दुआएं देंगे, हमारे साथ जुल्म हुआ, मैंने दिन रात पढ़ा। हकीकत ऐसा नहीं है जनाब, ये हो ही नहीं सकता कि एक बंदा 24 घंटों में 20 घंटे किताबों के साथ रहे और उसे पता ही ना चले कि ऊपर पंखा लगा है या नहीं, एसी कहाँ लगा है हाल में, उसका ध्यान ही ना हो, और वो एमसीक्यू के 1 के रीजन से लेकर लास्ट एमसीक्यू के रीजन के भी रीजन में घुसा है। और दूसरा बंदा जैसे ही कमरे हाल में दाखिल हो, इधर देखे कि एसी कहाँ लगा हुआ है। समझ गए हो? यहाँ पंखा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और फिर जाए और टेस्ट फेंक दे, उसे पता भी ना चले कि सर ने 30 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, 29 में पहले 15 कौन से थे और आखिरी 15 कौन से थे, और फिर दोनों को रिजल्ट भी बराबर मिले, तो ये ज्यादती है जनाब। ये मुमकिन, निजाम जितना भी बर्बाद हो, निजाम जितना भी जालिम हो, जितना भी करप्ट हो, लेकिन खुदा कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है और इन 2 स्टूडेंट में फर्क वाज़ेह आता है। समझ गए हो ना? हो सकता है अप्रोचेस ये सब होते हैं, लेकिन हर एक के लिए नहीं होते। यकीन करें कि किताबों से दोस्तियां करने वाले अक्सर जीत जाते हैं। समझ आ गई है? और जहन में आपके जो मकसद होता है अल्लाह उसको देखता है। क्लियर? तो कोई बात नहीं, जो नहीं आते और सीखना चाहते हैं वो जीत जाते हैं। क्लियर है ना? जो सीखना ही नहीं चाहते वो क्या खाक जीतेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है जी,
149। दुख इस बात का नहीं है कि हर कोई नहीं पढ़ता, दुख इस बात का है कि जनाब हम नहीं पढ़ते पर बाद में गिले बहुत करते हैं। ऐसा है ना भाई, मैं पढ़ने का शौकीन नहीं हूं, मुझे शौक नहीं है, मैं नहीं रह सकता 18-18 घंटे किताबों के साथ, मैं नहीं कर सकता कि गर्मी और सर्दी को इग्नोर करूं, अच्छे बुरे खुराक और रिहाइश और इसको इग्नोर करूं, ये मैं नहीं कर सकता हूं। जब ये सब नहीं कर सकता हूं, मैं हर किताब, हर स्टडी, हर रीजन पढ़ नहीं सकता हूं, 18-18 घंटे स्ट्रेस में नहीं रह सकता हूं, तो बस ठीक है, आई हैव टू एक्सेप्ट कि बस मैं नहीं बन सकता डॉक्टर, ठीक है, खुशी खुशी कोई और फील्ड अडॉप्ट करूँ चाहूँ। लेकिन यही स्टूडेंट्स, फिर यही लोग अपनी जिंदगी की कीमती 2-2, 3-3 साल जाया करते हैं और 2-2, 3-3 साल के बाद फिर डिसीजन करते हैं कि हम कोई और फील्ड ले लेते हैं। समझ आ गई है ना? तो ये गलत है, बस एक्सेप्ट करो दैट यू वांट नॉट टू डू दिस, बस छोड़ दो इसको, ठीक है, हंसी खुशी के साथ दूसरा फील्ड अडॉप्ट करो। लेकिन अफसोस यही होता है कि हम चाहते हैं कुछ ना करें बट मिले बहुत कुछ। 149 सॉरी, विच क्वांटिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेज विद मोशन? कौन सी क्वांटिटी मोशन के साथ डिक्रीज होगी? ये क्वेश्चन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज ऑन द बाउंड्री, इज ऑन द, ये फिर से बता रहा हूं कि ये टॉपिक सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन पूरे टेस्ट में 2-3 क्वेश्चन ऑन द बाउंड्री के टॉपिक से उठाए गए हैं, क्योंकि ऐसा खुद पीएमसी ने अपने टेस्ट में किए। 5 साल के टेस्ट में देखें, हर टेस्ट में 3-4 क्वेश्चन सिलेबस से बाहर से दिए हैं, समझ गए हो? सो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज एन ऑप्शनल टॉपिक, क्लियर? जस्ट एक क्वेश्चन इसमें शामिल किया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें यह बताता है कि जब बॉडी क्या स्टार्ट करे, शाबाश, जब बॉडी मोशन स्टार्ट करे तो याद रखना उसके मोशन से, ऑब्जर्वर के मोशन या बॉडी के रिलेटिव मोशन से उसका मास हमें इंक्रीज मिलेगा, उसका टाइम ऑफ इंटरवल जो है वो हमें इंक्रीज या एलोंगेटेड मिलेगा, लेकिन उसका लेंथ मोहतरम क्या मिलेगा? डिक्रीज मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट, व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स मोशन इट्स लेंथ डिक्रीजेस। तो क्वेश्चन ये है 149 में कि जनाब क्या है? Which quantity decreases with motion? That is length only. Correct option क्या है? C. 150. When work function of metal is 4 electron volt और फोटॉन हमने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फेंका, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन, एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन। सो काइनेटिक एनर्जी, फोटॉन की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी ठीक है, 151 और 151 क्या है? वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल इज दिस, व्हाट इज इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? तो आप जानते हैं कि वर्क फंक्शन इज प्लैंक कांस्टेंट इनटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जानते हो ना? लिहाजा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज वर्क फंक्शन डिवाइड बाय प्लैंक कांस्टेंट। वैल्यू पुट कीजिएगा, वैल्यू में जरूर कोई हिंट होगा। 6.63 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, प्लीज बताएं, -30, एंड इट इज 6.63 10 रेज़ टू द पावर माइनस, तो ये और ये कैंसल, और ये -34 ऊपर जाकर +34, तो -30 + 30 कैंसल, द रिजल्ट विल बी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10 रेज़ टू द पावर 4 हर्ट्ज। यानी इतनी फ्रीक्वेंसी का फोटॉन फेंकोगे तो वो इजेक्शन के काबिल होगा और जनाब इजेक्शन होगी। हमारे पास 152 क्वेश्चन नंबर 152 और 152 क्या कह रहा है? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डेल्टा एन बाय डेल्टा टी फॉर रेडियो एक्टिविटी? तो याद रखना रेट ऑफ डीके का करेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म -λ/n0 है, -λ/n0। ये रेट ऑफ डीके है एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल न्यूक्लियाई, minus represents the decrease in nuclei and lambda represents the nature of element which is called decay constant, which is called decay constant। ये decay law का फर्स्ट और सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म है। तो -λ/n0 152 में करेक्ट ऑप्शन है -λ/n0 C। 153 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ सैंपल इज 2 hour, ठीक था, व्हाट पर्सन ऑफ इट विल बी देयर आफ्टर 6 hour? तो अगर हाफ लाइफ 2 घंटे हो तो 6 घंटों में कितने हाफ लाइफ है? 3, तो परसेंट कितना रहेगा? कहां से स्टार्ट करोगे? 100 से, 100 इज स्टार्टिंग परसेंटेज, तो 3 हाफ लाइफ 100 को 50 बना देगा, 50 को 25 बना देगा और 25 को, तो 12.5% विल बी देयर। इस क्वेश्चन को अच्छा बनाते हैं। अगर मैं कहूं दैट आफ्टर 6 hours
द परसेंटेज डिकेड फॉर द एलिमेंट इज, तो 100 से 12.5 माइनस करो, डिकेड कितना बनता है, इट इज 87.5%। समझ गए हो, तो डिकेड परसेंटेज इज 87.5 एंड अनडिकेड इज 12.5 आफ्टर 3 हाफ लाइफ या आफ्टर 6 आवर्स। तो करेक्ट आंसर इसमें जो भी है वो आप ऑप्ट करें। 153 इसमें करेक्ट है डी। और 154 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 154 द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, मास पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है और स्पीड, तीनों पे डिपेंड करता है। सामने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रखो, सॉरी सामने फोटोग्राफिक प्लेट रखो, क्या रखो, फोटोग्राफिक प्लेट, एल्फा पार्टिकल ले लो, क्या ले लो, एल्फा पार्टिकल, उसको स्लो फेंक दो और फिर उसको तेज फेंक दो, दोनों का इफेक्ट अलग होगा, तो इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन स्पीड। फिर ऐसा करो कि अल्फा पार्टिकल फेंको और प्रोटॉन फेंको और दोनों को सेम स्पीड पर फेंको, लेकिन अल्फा पार्टिकल का साइज या मास ज्यादा है और प्रोटॉन का साइज या मास, दोनों का इफेक्ट फिर भी डिफरेंट होगा। तो स्पीड सेम है फिर भी इफेक्ट डिफरेंट, बिकॉज इफेक्ट इज द फंक्शन ऑफ मास। समझ आ गई है। फिर ऐसा करे जनाब, सॉरी ठीक है, अल्फा पार्टिकल फेंको और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन्स को या 4 न्यूट्रॉन्स को मास सेम कर लो, 4 न्यूट्रॉन को कंबाइन करो, सलूर न्यूट्रॉन कंबाइन का जॉइंट फॉर्म, और अल्फा पार्टिकल दोनों को फेंको, दोनों का और सेम स्पीड पर फेंको, फिर भी इफेक्ट डिफरेंट होगा। तो स्पीड सेम, मास तकरीबन सेम, लेकिन एक पर चार्ज है और एक पर चार्ज, तो फिर भी फोटोग्राफिक प्लेट या फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर उसका इफेक्ट क्या होगा, डिफरेंट। सो याद रखना, द इफेक्ट ऑफ पार्टिकल कोइंसाइडिंग अगेंस्ट मैटर या स्ट्राइकिंग अगेंस्ट मैटर इज अ फंक्शन ऑफ 3 पैरामीटर्स, मास, स्पीड एंड चार्ज। समझ गए हो, ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट ऑप्शन। 154 में करेक्ट ऑप्शन है ऑल यानी डी। 155 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिके कांस्टेंट ऑफ स्टेबल एलिमेंट, स्टेबल एलिमेंट डिके कई, एलिमेंट स्टेबल या अगर भी डिके कई ना, स्टेबल एलिमेंट डिके नहीं करेगा, उसके 100 न्यूक्लियाई अभी है, कल भी 100 होंगे, परसों भी 100 होंगे, कयामत तक 100 होंगे, तो क्या कभी उसकी आधी मिकदार आपको मिलेगी, 100 से वो 50 पे नहीं आएगा, तो इट मींस कि उसका हाफ लाइफ क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर जाओगे तो आपको हाफ लाइफ मिलेगा, सॉरी हाफ मिकदार मिलेगी। तो जब हाफ लाइफ 0 हो जाता है तो डीके कांस्टेंट, सॉरी हाफ लाइफ इन्फिनिटी तो डीके कांस्टेंट 0। समझ आ गई। याद रखना, जब स्टेबल एलिमेंट हो, 10 याद साथी मारा तकरीर गलत को, तो एक है जनाब डीके कांस्टेंट, एक हाफ लाइफ विल बी इन्फिनिटी। फॉर स्टेबल एलिमेंट हाफ लाइफ इज इन्फिनिटी एंड फॉर स्टेबल एलिमेंट डीके कांस्टेंट इज 0। समझ आ गई है, क्योंकि दोनों का कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। 156 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस इन एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन 2 सक्सेसिव ऑर्बिट। ठीक है, तो याद रखें डिफरेंस इन एंगुलर मोमेंटम 2 सक्सेसिव ऑर्बिट्स में, तो आप जो चाहो ले लो, थर्ड और सेकंड ले लो, तो L3 माइनस L2, तो ये 3h/2 पाई होगा और ये 2h/2 पाई होगा, और द आंसर इज h/2 पाई। जरूरी नहीं कि आप L3 और L2 लो, सक्सेसिव ऑर्बिट में आप L2 और L1 ले सकते हो, आप L4 और L3 ले सकते हो, आप L5 और L4 ले सकते हो, लेकिन हायर माइनस लोअर सक्सेसिव में लोगे, so the answer will be h/2 pi। so the difference in angular momentum for electron in 2 successive orbit is always h/2 pi। ये h/2 pi ही होगा, और हमारे पास करेक्ट आंसर है 156 का। डियर स्टूडेंट्स, किधर गया, 157 हो, तो ये 157 है, आपने फिर एक छोड़ दिया, तो 157 है h/2 पाई, करेक्ट ऑप्शन ए है। अब हम जनाब 156 कर लेते हैं। वन 156 में क्या है वो देखिएगा, और 156 कह रहा है द चार्ज रेशो ऑफ अल्फा एंड बीटा आर। तो जनाब अल्फा और बीटा का चार्ज, ये डबल ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ई कैंसिल एंड द चार्ज रेशो इज 2। 157 हो चुका है 158। ठीक है, व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम इन 4th ऑर्बिट इफ L इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 2nd ऑर्बिट। आसान तरीका आपको बताता हूं, एंगुलर मोमेंटम इन 4th ऑर्बिट इज डबल ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन 2nd ऑर्बिट। ये रिलेशन याद रखिए,
फोर्थ ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम सेकेंड ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम के डबल होता है, लिहाजा एंगुलर मोमेंटम इन फोर्थ ऑर्बिट इज 2 और इन्होंने कहा कि इफ एंगुलर मोमेंटम इन सेकेंड ऑर्बिट इज L तो इट विल बी 2L। समझ गए हो ना? पोएश हुई कहना का प्रूफ फिर वाली दास्ते दे प्रूफ 1 मिनट में प्रूफ भी देता हूं। जरा L4 तो मालूम करो, तो बोर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक L4 होगा 4H डिवाइड बाय 2 पाई। लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं। अब देखिए जरा L2 मालूम करें डियर स्टूडेंट्स, तो ये होगा 2H बाय 2 पाई। सही है, बकौल इनके ये L2 किसके बराबर है? ये L2 किसके बराबर है? L, यानी 2H बाय 2 पाई की जगह में क्या लिख सकता हूं? L। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, L4 4 की जगह में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूं, तो 2H बाय 2 पाई, लेकिन 2H बाय 2 पाई इज इक्वल टू, तो इट विल बी 2L। समझ आ गई है? ये इसका प्रूफ है, वो शॉर्ट रिलेशन है, याद रखें। 159 वेरी गुड, जाग रहे हो? 159 द स्पेक्ट्रल सीरीज लाइव्स इन विजिबल रीजन फॉर हाइड्रोजन। बाल्मर मोहतरम कहां रहता है? विजिबल में रहता है। 159 के बाद 160 और 160 हमारा क्वेश्चन है 25 बाय R कौन सा फोटॉन है? तो याद रखना 25 बाय R इज द लास्ट फोटॉन ऑफ फंड सीरीज। कौन सा सीरीज? फंड सीरीज का लास्ट फोटॉन है। कैसे? नो प्रूफ हो मैं जैसा हम प्रूफ कर सकते, आपने इसको एक एक ऑप्शन के साथ प्रूफ करना होगा, मुझे याद है तो इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूं। लास्ट फोटॉन ऑफ फंड सीरीज, लास्ट फोटॉन फंड सीरीज मीन के P की जगह क्या लिखूंगा? 5 और लास्ट फोटॉन मीन के N की जगह, अब जरा 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू R 1 ओवर P स्क्वायर माइनस 1 ओवर N स्क्वायर। इसमें P की जगह 5 और N की जगह इंफिनिटी पुट करो, आपको वेवलेंथ ये मिल जाएगा। समझ आ गई है? सो 25 बाय R रिप्रेजेंट्स द लास्ट फोटॉन ऑफ फंड सीरीज। 161 radioactivity is actually the disintegration of nuclei। radioactivity dissociation of nuclei होता है। ऑप्शन A। 162 क्यूरी is a unit of radioactivity। ये एक्टिविटी था, रेडियो इससे हटा दें, एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है और प्रोसेस का कोई यूनिट नहीं होता, और एक्टिविटी फिजिकल क्वांटिटी है और फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है। समझ आ गई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियो एक्टिविटी एंड एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रोसेस एंड एक्टिविटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ डीके, विच रिप्रेजेंट्स the rate of decay। तो Curie is not the unit of radioactivity, it is the unit of activity। the radio लफ्ज़ से कट के बस टिक दे, लेकिन अभी तो आपने बेस्ट ऑप्शन चुनना है, तो C ही सही है। Curie is the large unit of activity। 163 क्या है? mass of alpha particle is dash times mass of positron। कितने टाइम होता है? it is 4 times that of mass of proton। याद रखना मास ऑफ एल्फा, और फरमाएं इट इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, लेकिन आपको पता है कि प्रोटॉन का मास पॉजिट्रॉन से ज्यादा है, प्रोटॉन का मास पॉजिट्रॉन से। तो अगर मैं कहूं कि मास ऑफ एल्फा इज इक्वल टू, यहां प्रोटॉन की जगह में मास ऑफ पॉजिट्रॉन काउंट करूं, तो याद रखना पॉजिट्रॉन का मास प्रोटॉन से क्या है, और जब ये कम होगा तो टाइम्स में क्या हो जाएगा? ज्यादा। समझ गए हो ना? तो ये 4 से क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 4। तासो पोएश भाई कपदे न पोएगी पर डिजिट्स किम पोयोमा गोरी वर्तखा। अगर मैं कहूं 100 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 20, गलत लिखा ना, 4 टाइम्स ऑफ 25। अब ठीक है, 100 कितना है? ये 25 का 4 टाइम है, लेकिन अगर मैं वही 100 ले लूं और मैं अब 25 की जगह 20 ले लूं, यानी मैंने इसको क्या कर दिया? कम। तो अब ये 4 से ज्यादा क्या हो जाएगा? समझ आ गई है? सो अगर प्रोटॉन का मास होता तो अल्फा उसके 4 टाइम्स है, लेकिन पॉजिट्रॉन से कंसीडर करोगे तो मास तो आपने कम कर दिया, तो अब ये 4 टाइम्स नहीं, ग्रेटर देन 4 टाइम्स होगा। मेरी बात समझ गए हो? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स, दैट इज ऑप्शन बी। 163 की ऑप्शन बी सही देखा। अब 164 में आएंगे। मुझे लगता है ना कि आपको अल्लाह ने पैदा ही इस तरह किया है, मुरझाए हुए और अफसुर्दा गमों के मारे। ऐसे है क्योंकि 3-4 संडे में लास्ट डिस्कशन के लिए आया था तो भी आप लोग इस तरह ही मिलते थे। अब फर्स्ट डिस्कशन में आए हूं तो भी ऐसे लगता है जैसे आप कल से यहां बैठे हो।
तो अजीब है 164, मतलब ये है कि वो मेरे लास्ट डिस्कशन का कसूर नहीं था, आपकी फितरत ही ऐसी, आपका स्टेमिना ही ऐसा है। 164 पे बात करते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 7 to 5th ऑर्बिट ऑफ फोटॉन फ्रीक्वेंसी इमिटेड, तो क्या होगा जनाब, याद रखिए जनाब, फ्रीक्वेंसी जो इमिट होती है दैट इज HF इज इक्वल टू E0 1/5² माइनस 1/7²। व्हाई दिस इक्वेशन इज करेक्ट? ये इक्वेशन याद रखिए, रेडबर्ग कांस्टेंट को E0 और H और C के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये रेडबर्ग कांस्टेंट का फार्मूला है, बुक में जाकर देख लें। हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑप्शन ठीक है बाकी गलत है? क्योंकि याद रखना, यहां जो ऑर्बिट है ये P को रिप्रेजेंट करता है, ये वो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है, और ये N को रिप्रेजेंट करता है जिससे इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है। अब इन्होंने साफ साफ लिखा है कि 7 से जंप लगा है, तो N की जगह 7 का स्क्वायर होगा, और 5th में जंप लगा है तो P की जगह 5 होगा। ऑप्शन ए में देखो P की जगह 7 है तो गलत है, ऑप्शन सी में P की जगह 7 है तो गलत है, ऑप्शन डी में P की जगह 7 है तो गलत है। P की जगह 5 होना चाहिए और C और N की जगह 7 होना। समझ आ गई है? क्योंकि 7 से 5 में जंप लगा है। सो द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। बाकी इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हो, मैं आपको हिंट जरूर दे देता हूं। 1/λ रेडबर्ग कांस्टेंट 1/p² माइनस 1/n²। अगर ये इक्वेशन आपके जहन में नहीं आ रहा तो ट्रेक ऑफ वेरिफिकेशन में आपको देता हूं। लैम्डा की जगह आप लिखो C/F, लैम्डा की जगह C/F लिखो, ये F ऊपर ले जाइएगा और C इस तरफ ले जाइएगा, तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू RC 1/p² माइनस 1/n²। मेरी बात समझ गए? अब जाकर रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जाकर देख ले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, E0/hc² कुछ इस तरह से है, तो वो इधर पुट करे तो E0 इधर रह जाएगा और H इधर आ जाएगा, और C² के साथ C या C कैंसिल हो जाएगा, तो इधर सिर्फ E0 रह जाएगा और H इधर आ जाएगा। समझ आ गई है? यानी रेडबर्ग कांस्टेंट इज E0 डिवाइड बाय HC। इट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट। जब ये पुट करोगे तो F इज इक्वल टू E0 बाय HC इंटू C 1/5² माइनस 1/7², जो इन्होंने हमें दिया है, मैं वो ले रहा हूं। ये H इधर आ जाएगा तो ये FC या HF बन जाएगा, और C और C कैंसिल, ये ऊपर इक्वेशन प्रूफ हो गया। समझ गए हो ना? ये इस तरह है जनाब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 डियर स्टूडेंट। 165 है द स्पेक्ट्रम सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन इज पास्टन। पास्टन जो है वो इंफ्रारेड में लाई करता है। 166 नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पटन शिफ्ट इज 0 व्हेन थीटा इज, आप जानते हो कि कॉम्पटन शिफ्ट होता है H डिवाइड बाय m0c 1 माइनस cos ऑफ थीटा, यानी इस पूरे से 0 आ रहा है। सोचे क्या 0 कब आएगा? तो आप कहे सर अगर 1 के इधर 1 आ गया तो 1 माइनस 1 और 0 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो सब कुछ, तो कॉम्पटन शिफ्ट 0 तब आएगा जब इधर 1 आ जाए, और इधर 1 के लिए cos थीटा क्या होना चाहिए? थीटा मस्ट बी 0, क्योंकि जब थीटा 0 होगा तो cos थीटा 1 देगा, और 1 माइनस 1 0, तो सब कुछ 0। सो कॉम्पटन शिफ्ट 0 व्हेन थीटा इज 0। समझ गए हो? करेक्ट ऑप्शन इज ए। 167 एक्स-रेज आर सिमिलर इन नेचर टू गामा रेज, क्योंकि एक्स-रेज क्या है? शाबाश, फोटॉन है। एक्स-रेज क्या है? और गामा रेज भी क्या है? गामा रेज भी बाय नेचर क्या है? फोटॉन है, तो गामा रेज के साथ सेम है। बाकी बाल्मर से किधर गया? कैथोड रेज तो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स है। बीम ऑफ पॉजिट्रॉन्स गलत है, वो भी पार्टिकल है। ऑल ऑफ दिस तो वैसे भी गलत है। 168 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और द एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो E3 किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंड एक्साइटेड। फर्स्ट ऑर्बिट एक्साइटेड नहीं है, सेकेंड ऑर्बिट इज फर्स्ट एक्साइटेड एंड थर्ड ऑर्बिट इज सेकेंड एक्साइटेड। और E3 में जनाब एनर्जी होती है माइनस E0 डिवाइड बाई 3², तो माइनस E0 डिवाइड बाई 9, तो करेक्ट आंसर इसका माइनस E0 बाई 9 C होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 169 है, और 169 कहते हैं कि फिगर में कौन सा फोटॉन आपको मिलेगा? तो बताओ इलेक्ट्रॉन ने किस ऑर्बिट में जंप लगाया है? सेकेंड में, तो ये बाल्मर फोटॉन होगा। अब अगर थर्ड से जंप लगाया होता तो फर्स्ट बाल्मर, लेकिन फोर्थ से लगाया है तो सेकेंड बाल्मर। समझ आई है ना? सो द फोटॉन इमिटेड विल बी सेकेंड बाल्मर, लेकिन बाल्मर की जगह आप विजिबल भी लिख सकते हो। द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड विजिबल फोटॉन। फिगर में जो फोटॉन होगा वो सेकेंड विजिबल। विजिबल क्यों होगा?
क्योंकि ये बाल्मर का है। बाल्मर का क्यों है? क्योंकि सेकंड में जंप लगा है। और सेकंड क्यों है? क्योंकि फोर्थ से जंप लगा। अगर थर्ड से जंप लगा होता तो फिर फर्स्ट होता। आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 170। 3 क्वेश्चन रिमेनिंग। 170 है कि if V1 ionize electron from second orbit and V2 ionize electron from third orbit तो क्या होगा? माता देखो गोरी, ये फर्स्ट जो है ये सेकेंड ऑर्बिट है। कौन सा ऑर्बिट है? और ये थर्ड ऑर्बिट है। ठीक था। ये एक इलेक्ट्रॉन उधर बाउंड है और ये इलेक्ट्रॉन इधर बाउंड है। बाहर से हम वोल्टेज देकर इसको बाहर ले जाते हैं, आजाद कर लेते हैं, और दूसरा वोल्टेज देकर इसको आजाद कर लेते हैं। तो इधर से आजादी देना आसान है या इधर से आजादी देना आसान है? जहां से आजादी देना आसान हो वहां इनपुट कम लगता है, और जहां से आजादी देना मुश्किल हो वहां आउटपुट। तो इट मीन के V1 ज्यादा होगा और V2 कम होगा। मेरी बात समझ गए हैं ना? सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट V1 विल बी ग्रेटर देन V2. First ionization is greater than second ionization and second ionization is greater than third ionization. अच्छा, नेक्स्ट 171 क्या है? अ पार्टिकल इज कन्वर्टेड टू एनर्जी, द एनर्जी ऑब्टेन्ड इज 1862। मास ऑफ पार्टिकल क्या था? तो याद रखना 1 AMU से 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है। 1 AMU मास को जब आप एनर्जी में कन्वर्ट करो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर में, तो 931 आता है। अगर हमारे पास एनर्जी 18 कितनी है? 1862 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये एनर्जी इस पहले वाले के क्या है? तो इट मीन के मास 20 के डबल होना चाहिए 2 AMU। समझ आ गई है? अगर 1 AMU से 931 मिलता है तो 2 AMU से 1862 मिलेगा। 2 AMU ठीक है। 172 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और 172 है कि दो न्यूक्लियाई हैं A और B, A इज मोर स्टेबल, तो बताएं द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ B टू A। याद रखना बाइंडिंग एनर्जी ऑफ B डिवाइड बाय बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A, रेशियो क्या होगा? इतना याद रखना कि A ज्यादा स्टेबल है। A क्या है? और याद रखना स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी। द चार्ज सुमरा ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी अगर आपको ज्यादा स्टेबली, तो अगर A ज्यादा स्टेबल है तो A की बाइंडिंग एनर्जी, और अगर A की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है उसकी कम है, तो द आंसर विल बी लेस देन 1। और करेक्ट ऑप्शन बस C 172 में C होगा। ठीक है। 173 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 173 द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकंड हाइड्रोजन एटम इज, जो एनर्जी रिमूविंग करती है, आयोनाइजेशन करती है, वो पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी नेगेटिव है, लेकिन बाहर से जो हम एनर्जी देते हैं दैट विल बी, तो ये तो पॉजिटिव है। फर्स्ट ऑर्बिट में हमसे एनर्जी +13.6 रिक्वायर्ड है और सेकेंड ऑर्बिट में +3. तो याद रखना सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रखिएगा। तो +3.4 वोल्ट इलेक्ट्रॉन इसका आंसर है। 174 क्वेश्चन नंबर 174, 175 एंड 176। 174 क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट इन बोर इज R, द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट इज, ये गलत है, ये एक सेंटेंस दोबारा आया है। द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट इज R, ये गलत है। द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट विल बी, ये एक छोटा सेंटेंस एक्स्ट्रा है, ये हटा दे। सिंपल सी बात है जनाब, सेकेंड ऑर्बिट का जो रेडियस R2 है वो R के बराबर है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो बताओ कि थर्ड ऑर्बिट का जो रेडियस R3 है वो क्या होगा? तो आसान है, हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम लिख सकते हैं कि R3 इज इक्वल टू, जानते हो ना, इट इज 3 स्क्वायर इंटू R0, लिख सकता हूं ना, 3 स्क्वायर R0 है ना, तो मैं लिख सकता हूं इट इज 9 टाइम्स ऑफ, बस सिर्फ R0 की वैल्यू ढूंढकर पुट करो, आपको आंसर मिल गया। अब R0 की वैल्यू के लिए मैं कहूं कि R2 इज 4 टाइम्स ऑफ R0 है या नहीं है, लेकिन R2 को इन्होंने क्या कहा? कैपिटल R कहा, और कैपिटल R बाय 4 इज इक्वल टू R0, यानी R0 इज इक्वल टू कैपिटल R बाय 4। इधर पुट करें तो R0 की जगह कैपिटल R बाय 4, इट मीन के द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट विल बी 9R बाय 4। तातो पोई नेशो पोए अरे हम इस्माइल से मुंपोई की गोरे वर्दा। सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट का क्या चाहिए? रेडियस चाहिए ना। आसान सा फॉर्मूला है, आप क्यों इसमें कंफ्यूज हैं? R3 होता है 9 टाइम्स ऑफ R0, n स्क्वायर R0 है या नहीं है? तो
तो n स्क्वायर मीन 3 है तो 3 स्क्वायर 9। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ R0 की वैल्यू दरकार है, लेकिन कहा गया है कि R3 इज कैपिटल R, सॉरी R2 इज कैपिटल R। R2 क्या है? कैपिटल R के बराबर है, लेकिन रूल और फार्मूले के मुताबिक सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस होता है 4 टाइम्स ऑफ R0, तो ये कैपिटल R के बराबर है। अब यहां से R0 मालूम करो, इधर पुट करो, इसमें हर्ज क्या है? R0 इज इक्वल टू R बाय 4, तो R3 9 की जगह 9 और R0 की जगह R बाय 4। इसमें क्या मुश्किल है? समझ आ गई है? सिंपल क्वेश्चन है, ये थर्ड ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा। अच्छा 175, पेनिट्रेशन किसका ज्यादा होता है? गेमा का, क्योंकि इसका स्पीड c के बराबर होता है। 175 में c 176 dear students, the energy of photon obtained when electron jumps from infinity to first orbit of hydrogen atom, एनर्जी क्या होगी? इंफिनिटी टू फर्स्ट ऑर्बिट। गौर कीजिएगा, एनर्जी होती है hc बाय लैम्डा, जानते हो ना, दैट इज एनर्जी ऑफ फोटॉन फार्मूला था। तो आपने बस वेवलेंथ मालूम करना है, पुट करना है, तो वेवलेंथ मालूम करो 1 ओवर लैम्डा रेडबर्ग कांस्टेंट 1 ओवर 1 स्क्वायर, लेमन सीरीज है, बाल्मर है, हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इंफिनिटी टू फर्स्ट ऑर्बिट लेमन, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर इंफिनिटी स्क्वायर, तो देखो इससे लैम्डा आ जाएगा 1 ओवर r, तो इधर लैम्डा की जगह 1 ओवर r पुट करो, और ऊपर तो HCr या HRC, द एनर्जी ऑब्टेन विल बी RHC। पूरा आसान देखा ना, ये एनर्जी का फार्मूला है, वेवलेंथ पुट करके इधर लिखते हैं, तो HRC या HCr, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। थैंक यू वेरी मच, जीते रहो।